आज इकोनॉमिक्स का कौन सा क्लास है? इको का डिमांड का थर्ड क्लास है, राइट? डिमांड का थर्ड क्लास है ऑन विच ऑफ डेट? 21 दिसंबर। ओके, तो भैया आप बहुत ज्ञान दिए हम लोग को। क्या होता है डिमांड, डिमांड किससे अफेक्ट होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ कैसा होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है, कहाँ से वो ग्राफ बनता है, तो डिमांड टेबल से बनता है, वगैरह वगैरह। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसा जगह जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम करता ही नहीं। लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर क्या था? देखो कॉन्सेप्ट नंबर 5, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स बेसिकली ये जो टेंशन है ये होता है नेसेसिटीज गुड्स में। गिफन पैराडॉक्स होता है किसमें? नेसेसिटीज गुड में, ठीक है। ऐसे तो तुम लोग को पता है ना कि नेसेसिटीज गुड्स जो होता है वो एक टाइम तक हम लोग ज्यादा नमक खरीदेंगे। मेरा सैलरी बढ़ के 5 लाख रुपया हो गया तो हम क्या 10 किलो नमक मंगाएंगे घर में? जितना जरूरत है उतना ही मंगाएंगे। ये तो नेसेसिटीज गुड का कहानी था, लेकिन गिफन पैराडॉक्स कुछ और बोलता है। गिफन पैराडॉक्स जो है, किसी को याद है तुम लोग पढ़ा इकोनॉमिक्स में? क्या था बताओ? लो क्वालिटी वाला। हाँ बोलो बोलो। एक वर्कर था जो ब्रेड खरीदता था, तो बेसिकली खाना उसके ब्रेड पे चलता था, लेकिन उसका ज्यादा पैसा आ गया तो कुछ दिन तक वो ज्यादा ब्रेड कर देगा, लेकिन फिर वो व्हीट आटा खरीदने लगेगा। ठीक है, बताते हैं। एक वर्कर है, ठीक है। ये कौन है? वर्कर। लिखना नहीं है, पहले देख लेना है फिर लिखना। एक वर्कर है जो कितना कमा रहा है? भैया 1000 रुपया कमा रहा है। 1000 रुपये में मानो, ठीक है, वो लेता है 10 ब्रेड, ठीक, एंड 4 लीटर मिल्क, ठीक है। 10 पैकेट ब्रेड, 4 लीटर मिल्क। अभी हम लोग को संजना समझाई, तो संजना जो समझाई वो किसके बेसिस पे समझाई? इनकम के बेसिस। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड किसके बीच में रिश्ता बताता है? डिमांड और प्राइस के बेसिस पे। मतलब हमारे एग्जाम्पल में इनकम वही रहने वाला है, वर्कर भी वही रहने वाला है, ठीक है। बट ब्रेड जो मानो 1000 रुपया कमा रहा था, ब्रेड जो हम लोग को 700 पड़ता था और दूध जो 300 पड़ता था, इनका रेट बढ़ जाएगा। ये जो प्राइस है ये प्राइस बढ़ जाएगा। मानो मानो ना ऐसा हुआ कि ब्रेड जो है वो 700 से बढ़ के, इसका जो प्राइस 1 था, ये पुराना प्राइस था, ब्रेड का नया प्राइस हो गया 800 रुपया, नहीं 900 रुपया 10 पैकेट का, ठीक है। तो अब क्या सोचेगा ये वर्कर कि भाई मेरे पास कितना रुपया है? पहले तो हम 10 पैकेट ब्रेड घर ले जाते थे, 4 पैकेट दूध घर ले जाते थे, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास 100 रुपया ही बच रहा है, हम 1 पैकेट दूध ही लेके जाएंगे, 1 लीटर दूध ही लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास 100 रुपया बचे। गेम समझ में आ रहा है? ब्रेड का पैकेट जो 10 था, मानो ये मानो 700 में 10 था, 800 में पहले 11 मिलता था, अब ये क्या करेगा ना, 11 पैकेट खरीद लेगा, ब्रेड का पैकेट को बढ़ा देगा। नॉर्मली क्या होता है, दाम बढ़ता है तो हम लोग डिमांड गिराते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हर चीज का दाम बढ़ गया, बोला भाई सुनो ना, ब्रेड खाना जरूरी है, तो ब्रेड ज्यादा खा लेते हैं, दूध थोड़ा बहुत पी के काम चला। ये है गिफन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब अचंभत वाला बात, टेंशन वाला, मतलब अजीब सा बात है यार ये, कि हम लोग तो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े कि कभी भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड बढ़ता है, बट यहाँ पे तो कुछ और हो रहा है। यहाँ पे तो प्राइस बढ़ा ब्रेड का, उसका डिमांड भी बढ़ा। अरे इसका रीजन ये है क्योंकि उसके पास इनकम फिक्स्ड है,
तो वो अब पेट भरना चाहता है, ठीक है। तो गिफन यही समझाता है। गिफन गुड्स क्या था, याद करो, गेहूं वाला सिस्टम, कि हम जो मेरा इनकम बढ़ने लगेगा तो जो खराब क्वालिटी का चीज है उसको क्यों खाएंगे हम तो बेटर क्वालिटी का चीज खरीदेंगे। बट यहाँ पे अगर प्राइस से गिफन पैराडॉक्स का रिश्ता बैठा है, तो इसका कहना है कि देख भाई, तेरा इनकम अगर सेम और प्राइस बढ़ रहा है ना, तो तुमको एक कमोडिटी को ज्यादा खाने लगेगा, क्योंकि इनकम वही है यार, पेट तो अपने सबको भरना ही है। मतलब सिंपल बात में, अगर पहले तुम लोग हफ्ता में 3 बार चिकन खाता था, ठीक है, और बाकी 4 दिन रोटी खाता था, और चिकन का दाम बढ़ गया, नहीं रोटी का दाम बढ़ गया, तो तुम क्या बोलेगा, एक काम करो ना यार, चिकन दाम बढ़ता है तो इन्फ्लेशन मार्केट में हर चीज में आता है, चिकन का भी बढ़ गया, रोटी का भी बढ़ गया, तो तुम ऑटोमेटिकली चिकन खाना कम कर दे, है ना, क्योंकि चिकन कुछ भी बोले ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा ना भाई कंपेरेटिवली, समझ रहा, कंपैरिजन में खाने का। सो दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट। पहले इतना कॉपी करो, कॉपी में लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 5, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, गिवन पैराडॉक्स, नेसेसिटी, पूरा कॉपी करो। हो गया। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग कॉपी करके यो मैसेज करो, क्या बोला? हाँ, नेसेसिटी गुड्स। उसके बाद इनकम 1000 रुपया, वर्कर ब्रेड 10 पैकेट, मिल्क 4 लीटर, 10 पैकेट का दाम है 700 रुपया। जिनका हो गया वो मेरे साथ आगे लिखेंगे। रॉबर्ट गिफन।
occupy a substantial place. लास्ट में आई हैव रिटन अ लाइन, ठीक है। एक सेकंड, दानिश, आदिल, तुम, अंकित, तुम लोग टाइम का ट्रैक रखना, ठीक है। अगर लेट होगा 4 जैसे बजेगा निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना? तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। चलो लास्ट में नोट देख रहे हैं, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। इसका क्या मतलब है भैया? मतलब कि अगर कोई गुड्स को हम बोलते हैं गिवन गुड्स, मतलब वो इंफीरियर नेचर का हो। मीट और ब्रेड में तुम क्या प्रेफर करोगे? शौक से क्या खाओगे? मीट। और नॉनवेज वाला, वेज वाला पनीर और ब्रेड, ठीक है, ताकि रिलेट कर पाओ, है ना? तो तुम लोग के लिए इंफीरियर क्या है? मीट। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया तो मीट का भी दाम बढ़ेगा और ब्रेड का भी दाम बढ़ेगा, तो तुम लोग क्या करोगे? मीट कम खाओगे और ब्रेड ज्यादा खाओगे। गिवन गुड्स क्या दिखाया कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। बट हर इंफीरियर गुड्स में ऐसा दिखाया जाता है क्या? हर इंफीरियर गुड्स में जरूरी थोड़ी है। आज मानो फुटपाथ पे जो कपड़ा मिलता है, ठीक है, बहुत सस्ता में मिलता है, 30 रुपए 40 रुपए में कपड़ा मिल जाता है वहां पर। अगर उसका रेट बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ा दोगे क्या भैया? तो वो इंफीरियर है लेकिन गिवन गुड्स नहीं। क्यों? क्योंकि भैया पहला लाइन में एकदम स्पष्ट लिख दिए हैं, गुड्स विच आर इंफीरियर इन नेचर एंड हैज अ डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप आर गिवन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लगा क्या? लॉ ऑफ डिमांड कैसा रिश्ता बताता है ये बताओ, और यहाँ पे कैसा रिश्ता का बात हो रहा है? लॉ ऑफ डिमांड का ये तो एक्सेप्शन है, राइट? आगे बढ़े, चलो पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन या फिर कॉन्स्पिशियस गुड्स। याद है कॉन्स्पिशियस का मतलब? प्रेस्टीज वैल्यू वाला गुड्स। एग्जाम्पल याद है? एग्जैक्टली, स्टेटस सिंबल जो होता है। एग्जाम्पल आईफोन, डायमंड। यहां पे क्या होता है? डायमंड का दाम बढ़ा, डिमांड भी बढ़ गया। डायमंड का दाम गिरा, डिमांड भी गिरी। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? दाम बढ़ा तो डिमांड घटेगा, घट रहा है क्या? ये तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया। ठीक है। थर्ड, कॉन्स्पिशियस necessities. What is this? What is this? बताओ हमको ये। एलईडी घर में सबका होगा, ठीक है। टीवी घर में सबका होगा, कुछ ही लोग होंगे, एक आध हो सकता है जिसका घर में टीवी ना हो, ठीक है। ऐसा कोई अचंभत वाला बात नहीं है, बहुत जन को देखे नहीं रखता घर में। बट टीवी का दाम टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन उसका डिमांड तो घट नहीं रहा है। मोबाइल, आज से कुछ साल पहले तक अगर किसी के पास 7,000 का मोबाइल होता था ना तो उसको देखा, अरे 7,000 का मोबाइल लेके, ये वाला एक्सप्रेशन, 7,000 का वो बहुत रही शादी। और आज के टाइम पे 7,000 का मोबाइल लेके हुए, मोबाइल का दाम बढ़ा। मोबाइल क्या आज के टाइम पे लग्जरी है? नहीं भैया, आज का तो जिंदा रहने के लिए मोबाइल जरूरत है। छीन लो तुमसे कोई मोबाइल, देखो तुम्हारा सांस आना बंद हो जाएगा, है ना?
बट भैया वी हैव नोटिस कि मोबाइल का प्राइस बढ़ रहा है फिर भी उसका डिमांड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है। लोगों को स्टेटस सिंबल तो दूर का बात, सोसाइटी में मिक्स होने के लिए इसका जरूरत है। ठीक है, ये क्या था? ये था स्टेटस सिंबल ना, स्टेटस के लिए। यहां पे क्या था? नीडेड टू सर्वाइव इन सोसाइटी। सोसाइटी में सर्वाइव करना है ना तो चाहिए होगा। अरे एग्जाम्पल इसका, एक और एग्जाम्पल, ये तो मोबाइल है, एक और एग्जाम्पल एक्वागार्ड फिल्टर्स। आज के टाइम पे कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसका घर में एक्वागार्ड नहीं, और अगर किसी के घर में नहीं हो तो उसको एक्वागार्ड लगाना चाहिए, या फिर कोई भी तरीके का फिल्टर। क्यों? पानी दूषित आता है, नहीं पानी प्रदूषित आता है, ठीक है, पोल्यूटेड आता है, राइट। अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब वो जो खाली रईस लोग लेते, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी गरीब लोग को भी जरूरत पड़ रहा है। आज के टाइम में नेसेसिटी हो गया है, जरूरत हो गया है। और क्या इसके दाम बढ़ने से इसका डिमांड घटा? नहीं भैया, डिमांड तो आज बढ़ते ही जा रहा है। टीवी, बेड, सोफा, फ्रिज, ये सब एग्जाम्पल है। एक्वागार्ड, आरओ प्यूरिफायर जो होता है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज का। लेकिन एक पॉइंट था, अगर एक्वागार्ड का नाम बहुत ही एकदम अनरीजनेबल है तो हाँ, तब नहीं लेंगे, तब नहीं लेंगे। ये ऑन अ लॉन्ग टर्म बताया जा रहा है, ठीक है, ऑन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। क्या बोलते हैं इसको दूसरा लैंग्वेज में? अरे भाई क्विड प्रो को लॉ में है, सेटेरिस पैरिबस। क्विड प्रो को कंसिडरेशन को बोलते हैं, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। हमको तो डर लग रहा है कि एग्जाम में कहीं ये कंसिडरेशन में ना लिख के आ जाए सेटेरिस पैरिबस, ठीक है, याद रहेगा? ओके। अब आते हैं अगला, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में हम क्या तुम लोग को एग्जांपल दिए थे? लॉकडाउन में आलू, कितना? 21 अप्रैल पहला लॉकडाउन था ना, कि मार्च? मार्च, होली के बाद धप्पा मिला था। पहला एक संडे को लगा था, 22nd को, चलो ठीक है 21st लेते, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि कब से था, यहाँ पे इसका इफेक्ट समझाना चाह रहे हैं। 21 मार्च को ऐसा क्या हुआ ना, जैसे कोविड आया, मार्केट समझ में आ गया था हम लोग कि गेम होना शुरू हो रहा है मार्केट। 21 मार्च को मानो आलू का प्राइस था 10 रुपया पर केजी, ठीक है। अगला दिन, और जब 10 रुपया पर केजी था ना, हमको क्या सपना आएगा? हमको सपना आएगा कि मोदी जी गेम करने वाले मेरे साथ। हम क्या किए, मम्मी बोली आलू लेकर आओ, आलू, सबकी मम्मी ये धमकी दी, देखो एक दिन का बंद है, ये बंद लंबा होगा। हम लोग क्या किए, नहीं होगा मम्मी, 1 केजी आलू लेकर। अगला दिन जब पता चला कि संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है, आलू का दाम 22 रुपया हो गया, और हम लोग ना घर में 5-5, 10-10 किलो ला के रखे, ठीक है। दाम बढ़ने पे हम लोग मानो 5 केजी ला के रखे, दाम बढ़ने पे हम लोग डिमांड गिराए नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट किए थे अगला दिन का प्राइस कि अरे अभी रुको ना, अभी रुको ना, दाम बढ़ के 50 होगा। सब अपना अपना बुद्धि लगा रहा था, ठीक है, समझ में आया? तो एक्सपेक्ट होता है कि फ्यूचर में दाम और बढ़ने वाला, हम लोग अभी डिमांड बढ़ा देते हैं, भले ही दाम राइज है कल से ज्यादा है, लेकिन अभी डिमांड। अरे आज मेरे साथ गेम हुआ, आज हम स्कूटी लेके निकले, कल रात में हम मस्त चिल किए स्कूटी लेके, ठीक है, मेरा तेल खत्म हो गया, सोचे सुबह भरवा लेंगे, और आज बंद है ना, ठीक है। तो अभी बहुत तेजस्वी लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस और राइज होगा, ठीक है। और इस प्रेडिक्शन के चक्कर में सप्लाई शॉर्टेज हो रहा है, क्योंकि ये उम्मीद में कि कल तेल का दाम 50, अरे आज महंगा है 100 रुपया है, इन लोगों को लग रहा है कल 110 हो जाएगा, ये लोग आज 100 में ही टंकी फुल करा रहे हैं 6 लीटर में, ठीक है। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट तुम लोग समझता है, ये किताब में नहीं दिया, खुद सोचो ना क्या हो रहा है। हमको ये लग रहा है कि कल दाम बढ़ने वाला है, हम आज ही खरीद के रख ले रहे बहुत सारा,
ऑटोमेटिकली क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, सप्लायर लोग के पास माल कम पड़ेगा, जो कम माल है वो ज्यादा दाम में बेचेगा। तो वही हो रहा है जो ये लोग सोच रहा है, और ये होना नहीं था, ये लोग किया, ये लोग अपने से किया है, अपना बदमाशी से किया ये। ठीक है, समझ आया? कॉपी करो। हाँ एकदम लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, याद तो बुक से करना है ना। और किसी को कोई एक्सपेक्टेशन याद है? वो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का ही सीन हो गया था सैनिटाइजर का। हाँ, जब लॉकडाउन नहीं था तो यहीं पे शेयर का एग्जांपल देते थे कि भाई शेयर मार्केट में यही गेम होता है। अरे पेटीएम के साथ क्या हुआ, सबको लगा पेटीएम का दाम भागेगा तो भागेगा, सब आईपीओ में अप्लाई किया, पेटीएम तो अंडर दाम का रहा, जहां जो सोचा था 1000 में होगा 700 में होगा, मानो असली दाम नहीं बढ़ा। ये शेयर मार्केट में बहुत भयंकर जोर शोर से। हमको तो एक और एग्जांपल याद आ रहा है, तुम्हारा फिडजेट स्पिनर वाला है। क्या नाम था फिडजेट स्पिनर वाला कॉन्सेप्ट का, याद है किसी को? कौन सा इफेक्ट? देखा देखी तो हम लोग बोल रहे थे, एग्जाम में थोड़ी लिखेगा देखा देखी पे। कौन सा इफेक्ट? बैंड वैगन इफेक्ट। क्रिस्टल क्लियर है भैया, कोई नहीं पढ़ा घर पे। बैंड वैगन इफेक्ट याद है? फिडजेट स्पिनर, फिडजेट स्पिनर, अरे कोई पूछता था इस चीज को? नहीं पूछता था भैया। लेकिन जैसे ही ये मार्केट में आया फिडजेट स्पिनर, जिसका दाम मानो 2018 में था, प्राइस 5 रुपया, और 0 आदमी खरीदता था, 2019 में यही फिडजेट स्पिनर बिका है 30 रुपया पे, 100 आदमी खरीदा। लॉ ऑफ डिमांड लगा क्या भैया? लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो ये बैंड वैगन इफेक्ट भी एग्जांपल। मजा का बात क्या है, तुम लोग का इंस्टीट्यूट क्या किया, तुम लोग दोनों का इंस्टीट्यूट में एक एक पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट में कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी के बारे में नहीं बताया, एक इंस्टीट्यूट में ये बैंड वैगन इफेक्ट के बारे में नहीं बताया, लेकिन सवाल ये लोग पूछता है। ठीक है, तो हम लोग पूरा प्रिपेयर हो गए। तो हमसे कोई बेकार का सवाल मत करना, भैया मेरा किताब में तो 4 या 5 कैसे लिखा दिए। ठीक है, और आखिर वाला जिसमें हम लोग बहुत जन फंसते हैं, इल्यूजन। महंगा है तो अच्छा होगा, और इसीलिए हम लोग हाई प्राइस पे भी सामान को खरीदते। ठीक है, याद रहेगा सारा बात? नहीं 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 नहीं, प्रेस्टीज वैल्यू मतलब वो बहुत महंगा है और वो हम खरीदेंगे तो उससे मेरा क्या है, इमेज बनेगा, नहीं प्रेस्टीज स्टेटस दिखेगा। बट यहाँ पे स्टेटस वाला सामान नहीं है। कोई 200 का शर्ट है, उसके लिए तुम, ऐसा नहीं होता, बहुत बार हम लोग एक पर्स खरीद के आए, लड़की लोग का हम देखे हैं, ठीक है, हम तो नहीं समाता लगा यहाँ से पर्स, लड़की लोग का देखे कोई पर्स खरीद के 800-900 रुपये, ठीक है, आगे वाली लड़की बोलती है अरे ये तो हम फुटपाथ पे 200 में देखे थे, तो क्या बोलती है, नहीं नहीं इसका क्वालिटी अच्छा है, ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये प्रेस्टीज वाला किस्सा नहीं है, ये कस्टमर को इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि महंगा है तो अच्छा होगा। हर महंगा चीज अच्छा नहीं होता। ठीक है, हुँ? हाँ लड़की लोग बात कर रही थी, मेरे यही तो काम है, तुम लोग जो ट्यूशन में बात करता है ना, हम सुन के एग्जाम्पल बनाते रहते हैं ना। अभी मेरे सामने जो बात होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े अभी। ठीक है, गारंटी आएगा इसके ऊपर एक कुछ तो। हम्म लेकिन वो अच्छा नहीं होता, हम्म तो क्या करें, वो सोल्यूशन में आएगा या महंगा है अच्छा है,
डजेंट मैटर, अगर वो स्टेटस के लिए शो ऑफ करना चाह रही है तो वो कॉन्स्पिशियस गुड है, सॉरी क्या नाम, हाँ नहीं, बट वो स्टेटस के लिए, ठीक है, वो स्टेटस के लिए है। बोल दिया कि ऐसे खराब है, ये 100 का ही अच्छा है, तो ये अच्छा है, तो वो बेसिक, हाँ तो वो इल्यूजन है उनका, भ्रम है, हाँ तो वो भ्रम हो गया, वो भ्रम हो गया, ठीक है। अच्छा, हमको क्या पता, आगे बढ़े। डिमांड फंक्शन हम लोग लिखे हैं क्या, नहीं ना। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 6, डिमांड फंक्शन। जिनका जिनका 11-12 में मैथ्स था, या फिर जो कभी बचपन में मैथ्स पढ़ा होगा, तो एक टर्म आया होगा फंक्शन, है ना, वही वाला जिसको देख के कुछ समझ में नहीं आता था, चाहते थे कि ये एग्जाम में ना आए। आज हम वो समझाने जा रहे हैं तुम लोग को, और क्योंकि हम समझाने जा रहे हैं तो हम ज्यादा माथा दर्द वाला बात नहीं समझेंगे। बेसिकली डिमांड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है पता है, रिलेशन। तो डिमांड का उनके डिटरमिनेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, अगर हम मैथ्स में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे। भैया क्या ये एग्जाम में आएगा ना, और आएगा तो मेरा बात याद रखना, फंक्शन का मतलब रिलेशन, अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, जिसमें पी एन क्या है, एफ का मतलब हो गया फंक्शन, हमसे पूछा पी एन का मतलब क्या, प्राइस खुद का, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट का प्राइस, ये प्राइस सी का क्या हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस, वाई हम बताएंगे क्या, इनकम, टी का मतलब टेस्ट, याद आ रहा है, याद आ रहा है, इसे कहाँ पढ़े हम लोग, किसमें, फैक्टर्स ऑफ डिमांड, इसको हम क्या बोल रहे हैं बार बार, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो बोल सकते हैं डिमांड फंक्शन is a mathematical representation of relationship between demand and its determinants, we can say. आती का है, बिना पेन लेके आ गई, पिछला क्लास कैसे गिर था पूरा, टाइम पे आई थी तुम आज, टाइम पे आई थी, नहीं आई थी ना, एवरीवन प्लीज कॉपी डाउन, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग कॉपी करके क्लियर यो मैसेज करो। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन representation of relationship between demand and its determinants. 12:30 बजे पहुंचने का टाइम है रे, निकलने का नहीं। गुड गुड। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग बुझलिस, सिर्फ एक बच्चा का यो मैसेज आया, नहीं समझ में आ रहा है, डाउट क्लियर कर लो। देखो इकोनॉमिक्स पहले ही बता चुके हम, इकोनॉमिक्स और लॉ में दो हिस्सा है, इको के साथ बीसी के, लॉ के साथ बीसीआर।
और मार्क्स उठाने वाला हिस्सा हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। इको अच्छा से पढ़ा रहे हैं और लॉ अच्छा से पढ़ा रहे हैं। संजना ड्राइंग मत करो, तेरा नाम आ रहा है इसमें, ठीक है। इको यहाँ ऑनलाइन में भी संजना। हाँ तुम थोड़ी पूरा नाम बोले हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। लॉ और इको में एकदम हम लोग का स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि बीसीके बहुत बड़ा है, बहुत रटने का चीज है उसमें, तुम लोग देखेगा फ्यूचर में। और बीसीआर हर किसी का प्लेट का बात नहीं है। बीसीआर इज ग्रामर। बहुत बच्चा होता है जो ग्रामर में थोड़ा कमजोर होता है, तो लोग यहीं पे मार्क्स। ओके, लेट अस कंटिन्यू, है ना। डिमांड फंक्शन क्लियर है? ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 7, टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या करती है तुम लोग? टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड कितने प्रकार के होते हैं? डिमांड 3 प्रकार के होते हैं। पहला, कॉपी करते जाओ, गैप देना, ठीक है। हम लोग इसके नीचे में कहानी लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, तो तीनों में इक्वल गैप देना। प्राइस डिमांड, दूसरा इनकम डिमांड, तीसरा क्रॉस डिमांड। वो सब अभी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। जो एक्स्ट्रा होगा हम लिखा देंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर का मैटर जान, फिर बात करना। ओके। प्राइस डिमांड क्या होता है? ठीक है, ये तो तुम लोग को पता है कि प्राइस के हिसाब से घटता बढ़ता है। तो पहला बात, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है? बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दूसरा बात, कैसा रिश्ता होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है। इनकम डिमांड में क्या है? बिटवीन इनकम एंड डिमांड क्या होता है रिश्ता? डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसके बीच में नीचे लिख देना नोट 1, ठीक है। और ये क्रॉस डिमांड के नीचे में लिख दो नोट 2। होगा, नोट में लिखाएंगे, छोटा रिलेशनशिप। नोट 1, नोट 1 किसके बारे में है? इनकम डिमांड। देखो, इनकम डिमांड इज ऑफ 2 टाइप्स। इनकम डिमांड भी 2 टाइप के गुड्स के ऊपर है। एक होता है नॉर्मल बोल लो या फिर सुपीरियर गुड्स। नॉर्मल या फिर सुपीरियर गुड्स मतलब अच्छा क्वालिटी का गुड्स बेसिकली। सुपीरियर गुड्स में कैसा होगा रिश्ता, बताओ तो।
अच्छा, अगर हम बोले सुपीरियर गुड्स का ग्राफ कैसा होता है तो बताओ इसका ग्राफ क्या होगा? अपवर्ड स्लोप। श्योर? स्ट्रेट तो नहीं होगा। अच्छा, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का पढ़े, कैसा स्लोपिंग होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अरे आया हुआ एग्जाम में एमसीक्यू। लॉ ऑफ डिमांड कर्व is downward sloping from A left to right, B right to left, C none of the above, B both of the। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट टू राइट। तो नॉर्मल गुड्स का क्या होगा? लेफ्ट टू डाउनवर्ड या अपवर्ड? यही तो पूछ रहे बार बार तुम लोग से। लेफ्ट टू राइट में क्या होगा बताओ ना। ये देखो, ये लिखते हैं डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भैया देखिए ना, एग्जाम्पल बताएंगे तो शायद क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देते हैं, चलो। क्वांटिटी प्राइस, कोई भी सुपीरियर गुड्स, फोन ले लेते हैं। फोन का प्राइस जब था 5 रुपया, 5 मतलब 5,000, हम एक पीस खरीदे, ठीक है। जब बढ़ के हुआ 10,000, हम क्या करेंगे? मानो जब 5 था ना, तब हम 2 पीस खरीदे, तब थोड़ा क्लियर। तो अब जब 10 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक पीस खरीदेंगे, राइट। ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसके बाद दूसरा टाइप ऑफ गुड्स क्या? टाइम देंगे, टाइम देंगे कॉपी करके। दूसरा क्या है? इंफीरियर। इंफीरियर में कैसा होता है सोचो, इंफीरियर का सोचो ना। क्वांटिटी प्राइस, जब दाम 100 रुपया था, हम 10 केजी बाजरा लेते थे। दाम बढ़ के 150 हो गया, हम कम कर देंगे, है ना। ये भी सेम, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट सीएमए का जो किताब है ना, उनका कहना है कि जब हम इसका सुपीरियर गुड्स का बात करते हैं ना, तब तुम सोच लो अच्छा क्वालिटी वाला, मतलब लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन समझ। तो सीएमए वाला से कभी पूछेगा फॉर सीएमए अपवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग का कितना आवाज आ रहा है? 1 मिनट रुकना, ऑनलाइन वाला बच्चा। चलो, यस सर। यस सर। तुम लोग का नहीं आ रहा। यो मैसेज करना, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग अच्छे से आवाज आ रहा है ना मेरा? एक बार यो मैसेज कर दो तो ठीक है। कॉपी करो फटाफट नोट वन।
नहीं, मत बनाओ ग्राफ का कोई ऐसा दरकार। हम्म, ठीक है, लिखो नोट 2। नोट 2। नोट 2 किसके बारे में बात कर रहा है? क्रॉस, सी फॉर कैट, क्रॉस डिमांड। क्या बोलता है ये पता है? रिलेशनशिप ऑफ डिमांड ऑफ वन क्वांटिटी विथ प्राइस ऑफ अनदर। डिमांड ऑफ वन ऐसे लिखना है, वन क्वांटिटी विथ प्राइस ऑफ अनदर। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ डिमांड ऑफ वन क्वांटिटी विथ प्राइस ऑफ अनदर। दोनों याद है तुम लोग को, ये पता है ना? कौन कौन सा क्रॉस डिमांड हो सकता है? एक तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो बताता है, याद है? पेन एंड इंक, कॉम्प्लीमेंट्री पेन एंड इंक। और सब्स्टिट्यूट है पेन पेंसिल या फिर टी कॉफी। तो इसका कहानी तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पूरा, क्या होता नहीं होता। ठीक है, हम्म, ओके, आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 8, चेंजेस इन डिमांड। Change in demand can be due to two reasons. पहला because of price, दूसरा because of any other reason. एक तो होता है कि खुद प्राइस उस सामान का घटा बढ़ा तो डिमांड घटा बढ़ा, और एक होता है प्राइस तो उतना ही था लेकिन डिमांड फिर भी घट रहा बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। अगर प्राइस के कारण डिमांड बढ़े तो एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, या फिर एक्सपेंशन भी बोलते हैं। प्राइस के कारण डिमांड बढ़े तो एक्सटेंशन और घटे तो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और प्राइस सेम है लेकिन किसी और कारण से डिमांड बढ़ा तो इंक्रीज और डिक्रीज। ये हम समरी बनवाए हैं, इसके ऊपर पूरा डिटेल में भी बात होगा, टेंशन मत।
बैक टू आवर टॉपिक, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए भैया, डिमांड ना कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी घटता है, हर बिजनेस में, कोई नया बात नहीं है। सवाल उठता है कि भैया अगर मानिए हम किसी चीज का दाम बढ़ाएं और उसके कारण डिमांड घटा, तो वो मेरा गलती है ना? हमको दाम नहीं बढ़ाना चाहिए थे, मेरे लिए सीख है ना कि मेरा इस दाम पे कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो जब हमसे कोई पूछता है कि तेरा डिमांड घटा क्यों, हम उसको अगर एक वर्ड बोले ना कि मेरा डिमांड कॉन्ट्रैक्शन फेज में, मतलब मेरे कारण, मेरा प्राइसिंग पॉलिसी के कारण घटा। ठीक है, मानो किसी चीज का डिमांड बढ़ता है, मेरे कारण हम उसका दाम गिराए, डिस्काउंट में लाए, तो उसका डिमांड बढ़ा। हमसे वो पूछते हैं कैसे डिमांड बढ़ा, हम बोलते हैं एक्सटेंशन हुआ। तो वो समझ जाएगा अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ा है हमसे, तो क्या कि प्राइस के कारण डिमांड हुआ। और यहीं पे वो बोले इंक्रीज हुआ है तो मेरा डिमांड, मतलब हमको नहीं पता क्यों हुआ, प्राइस के कारण नहीं हुआ, मेरा प्राइस तो वही था, किसी और कारण से हुआ। किस कारण से होगा? कितना सारा डिटर्मिनेंट ऑफ गुड्स पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट के कारण हो गया, मेरा कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, कंज्यूमर का टेस्ट में बदलाव आया, गवर्नमेंट अपना रूल बदल दिया, क्लाइमेट में कोई चेंज आया, बहुत सारे रीजन जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर प्राइस के कारण हो तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और किसी और कारण से हो तो इंक्रीज या, याद रहेगा अब अच्छे से एकदम। क्या बोलते गवर्नमेंट की तरफ से ही अगर प्राइस बढ़ गया तो तब मेरे डिमांड होगा, तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट तुम्हारा गुड्स का प्राइस नहीं बढ़ा सकता है, गवर्नमेंट तुम्हारा गुड्स पे टैक्स बढ़ाता है, जो कि किस में आएगा? इंक्रीज डिक्रीज में। ठीक है, मैन्युफैक्चरर वही अगर प्राइस बढ़ा दे तो वो तुम्हारा गुड्स का भी प्राइस बढ़ रहा है उसके कारण, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तुम्हारा गुड्स का प्राइस बढ़ा, सिंपल सेंस। तुम्हारा गुड्स का दाम बढ़ रहा है, डजेंट मैटर कैसे है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। और दाम सेम है, सेम दाम पर डिमांड फ्लक्चुएट हुआ, इंक्रीज डिक्रीज। बस इतना याद रखना। सबसे पहले हम लोग डील करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में। क्या कहानी है? प्राइस चेंज होगा। आओ दिखाते हैं तुम लोग को कहानी। तुम लोग को बेसिकली हम पहला ग्राफ एकदम डीप में समझाने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनो। कोई भी कमोडिटी है, मानो गुड्स का नाम है कमोडिटी एक्स, और उसका दाम के बारे में बात करें। जब किसी चीज का दाम 20 रुपया था, हम वो सामान 15 पीस खरीदते थे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, एक सेकंड रुक जाओ, हम बैकअप के लिए दूसरा नेट से कनेक्ट कर लें। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। कोई कमोडिटी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट लॉ ऑफ डिमांड तो लग रहा है, क्योंकि जब 20 रुपया था तब 15 पीस खरीद रहे थे। मानो दाम बढ़ा, बढ़ के हुआ 25 पीस, अब हम ज्यादा खरीदेंगे या कम? मानो हम हटा के 10 पीस खरीदने लगे, और जैसे ही इसका दाम गिरा, मानो जैसे इसका दाम 17 रुपया हुआ, अब हम क्या करेंगे? और ज्यादा खरीदने लगेंगे, हम 19 पीस खरीदे। ठीक है, आओ तो एक बार तुम लोग को हम इसका दिखाएं सिस्टम। जैसे ये येलो वाला है, ठीक है, ये है पहला सिचुएशन, प्राइस 1, ठीक है, और ये है डिमांड 1। प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस 2, प्राइस 1 से इंक्रीज हुआ प्राइस, ठीक है भैया, तो इसका असर क्या हुआ? डिमांड डिक्रीज हुआ। देखो, प्राइस 1 से, जब प्राइस 1 था, D1 था, प्राइस जब बढ़ा, इंक्रीज हुआ, मेरा डिमांड क्या हुआ? डिमांड क्या हुआ? डिमांड घटा गया, बढ़ा? और घट गया किसके कारण? प्राइस के कारण। तो डिक्रीज क्यों बोल रहा है? प्राइस के कारण डिमांड घटेगा तो क्या बोलेंगे? समझा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो समझने का काम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जब दाम P1 से P3 हुआ, मतलब जब दाम 20 रुपया से 17 रुपया हुआ, डिमांड क्या हुआ D1 से D3, डिमांड राइज किया, और क्या बोलते हैं इस फेनोमेनन को हम लोग? एक्सपेंशन। तो P1 से जब P2 हुआ, यानी कि प्राइस क्या हुआ था? इंक्रीज किया था, डिमांड पे क्या असर पड़ा इसका? कॉन्ट्रैक्ट। हम प्राइस को बोल रहे हैं इंक्रीज किया, चलो प्राइस राइज किया, ठीक है। तो डिमांड क्या हुआ? फॉल किया, और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड फॉल करे तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। और सेकंड, प्राइस P1 से फॉल किया P3 पे, डिमांड D1 से राइज किया D2 पे, तो क्या होगा? D3 पे एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन। क्लियर है? इसको कॉपी करो। नहीं किया था इसके ऊपर, इसको किया था ना, इसको करो। ऑनलाइन वाला बच्चा कॉपी करके यो मैसेज करो, एकदम क्लियर होना चाहिए। हम बोल चुके हैं अलग अलग कलर का पेन यूज करेगा, एग्जाम से पहले आराम हो जाएगा। एक्सटेंशन में जो 1 लिखे है ना, उसी के बारे में स्लैश कॉन्ट्रैक्शन भी लिखो। क्लियर है? चलो हो गया ना सबका? ऑनलाइन वाला बच्चा लोग क्लियर है तो यो मैसेज करो। ठीक है, अब आते हैं अगला ग्राफ में। कौन है? कौन है? आदमी था या बच्चा था? आदमी था। ठीक है, एक सेकंड को। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप में दिखाते हैं क्वांटिटी प्राइस। इसका क्या कहानी है पता है? प्राइस तो 20 रुपया है, लेकिन
एक टाइम आया जब हम 10 यूनिट खरीदे, अचानक से एक टाइम आया इसी पे हम 15 यूनिट खरीदे, इसी पे हम 20 यूनिट खरीदे। सबसे पहले कितना खरीदे? 15, कभी 20 खरीदे, 10 खरीदे, कभी 20 खरीदे। ये क्या हो रहा है? प्राइस इज कांस्टेंट, बट फिर भी कभी डिमांड यहाँ पे है D2, कभी डिमांड यहाँ पे है D1, कभी डिमांड यहाँ पे है D3। क्या हो रहा है? मेरा बात को सुनो, मेरा बात को सुनो। अम्ब्रेला का बात करते हैं, अम्ब्रेला का बात करते हैं। अम्ब्रेला का नॉर्मली मानो 20 रुपया अगर दाम है तो 15 पीस खरीदो। विंटर सीजन में अम्ब्रेला का कोई काम है? तो ड्यू टू सीजन चेंज, ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट, हम लोग का अम्ब्रेला का डिमांड क्या हुआ? कम हो गया। और जब अम्ब्रेला का डिमांड कम होगा हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्रीज हुआ। ठीक है। और जैसे रेनी सीजन आएगा क्या होगा? इसमें तो वो टेबल बनाने का जरूरत नहीं है ना, ये जो टेबल है यही चीज यहाँ पे एरो बना के हम लिख दिए, तो कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ, समझ में आ रहा है अब कहानी? हम्म हम्म याद रहे, यहाँ पे हम सिर्फ तुम लोग को मदद कर रहे हैं, असली पढ़ाई घर में किताब से होगा। CMA वाला का बच्चा का जो किताब है उसमें कुछ भयानक नहीं है, लेकिन CA वाला बच्चा लोग का जो किताब है उसमें ऐसा ऐसा बात बोला है जिसके ऊपर प्रश्न पूछ सकता है। बोला वही है जो हिंदी में हम तुम लोग को बताएं, बट तुम लोग को खुद प्रिपेयर करना होगा उसके लिए, रीड करके। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग क्लियर है? यो मैसेज कर। तो कुछ बात हम लोग सीखे। ये बताओ तो राइट वर्ड शिफ्ट किस में होता है? वाह, डिमांड पढ़ रहे हैं, राइट वर्ड शिफ्ट सप्लाई में होता है। राइट वर्ड शिफ्ट किस में हो रहा है डिमांड कर्व का? इंक्रीज में। इंक्रीज में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये तो हम बनाएंगे। बेसिकली ये तीनों टच होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। हम ये जानना चाहते हैं, इसमें ही लिखना है कि जब इंक्रीज हुआ डिमांड तो कौन सा शिफ्ट हुआ? राइट वर्ड। जब डिक्रीज हुआ डिमांड कौन सा शिफ्ट हुआ? लेफ्ट वर्ड। जब, अरे ऊपर से आवाज आ रहा है, जब एक्सपेंशन हुआ या फिर एक्सटेंशन हुआ कैसा शिफ्ट हुआ? अब बताओ। राइट वर्ड। कैसा शिफ्ट हुआ? कोई लोग बोलेगा राइट वर्ड, और कुछ बोल सकते हैं क्या शिफ्ट हो रहा है। देखो, एक्सपेंशन में P1 से P3 हुआ, P1 से P3 हुआ, तो डाउनवर्ड। एक्सपेंशन में डाउनवर्ड। ऑप्शन में और राइट वर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है, किसको प्रेफर करेंगे? डाउनवर्ड। ऑप्शन में डाउनवर्ड नहीं है, किसको प्रेफर करेंगे? राइट वर्ड को। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? या तो लेफ्ट वर्ड या फिर अपवर्ड। देखो, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि तुम लोग को लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड बोलने बोल, अक्सर इसको इग्नोर किया जाता है, ये नहीं है सही।
लेकिन ऐसा सवाल आया हुआ है जहां पे ना लेफ्टवर्ड लिखा, ना राइटवर्ड लिखा, सॉरी ना अपवर्ड लिखा, ना डाउनवर्ड लिखा, लिखा राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, एक है गलत आंसर, कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है डाउनवर्ड और नन ऑफ द अबव। हम लोग क्या करें फिर? तब तो हम लोग को एक्सपेंशन में राइटवर्ड करना होगा। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा सवाल आ, ठीक है, याद रहेगा। हम लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड? अच्छा, एक और बात तुम लोग को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहा है, कितना डिमांड कर्व बना, एक तो शिफ्ट ऑन डिमांड कर्व किस में होगा? अरे यार अभी दिखाएं हम, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक ही डिमांड कर्व में सारा गेम हो रहा है ना, और हर बार नया डिमांड कर्व किस में बन रहा है? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, देखो ऑन ऑफ डिमांड कर्व किस में हो रहा है? इंक्रीज। इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है। जब हम लोग का डिमांड चैप्टर कंप्लीट होगा ना, हम लोग आराम से बैठ के एक क्लास खाली सम और खाली क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बट वहां तक पहुंचने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट दम घोल के पीना जरूरी है, ठीक है। ऑनलाइन वाला बच्चा ये सब पूरा कहानी क्लियर है? यो मैसेज करो। अब हम लोग का बेसिकली दो टॉपिक बाकी है खाली, एक तो इलास्टिसिटी और दूसरा कैसे कैलकुलेट होता है। भैया हम लोग का चैप्टर में ना एक टॉपिक है जिसका नाम है डिमांड फोरकास्टिंग, उसके ऊपर हम वीडियो एकदम अच्छे से बना चुके हैं और वो वीडियो तुम लोग को देंगे और फिर हम डाउट क्लास उसके ऊपर भी ले लेंगे, ठीक है। चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।